Hello friends, very warm welcome in my educational YouTube channel that is Biology Prospect. So आज once again मैं नीट के नेक्स्ट और जो 10 क्वेश्चंस हैं यानी कि 10 क्वेश्चंस मैं पहले वीडियो में आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दी हूँ। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है उन 10 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं। दोस्तों मैंने 1 बाय 1 सीरियल वाइज सारे नीट के जो बायोलॉजिकल क्वेश्चंस है, बायोलॉजी के पार्ट के जो क्वेश्चंस है वो अपने इस वीडियो के थ्रू एक के बाद एक आपको विथ एक्सप्लेनेशन करेक्ट आंसर्स यहाँ पर प्रेजेंट करते जाऊंगी। तो आज मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, दैट इज इन recombinant DNA टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक्स, ये दोनों वर्ड्स का पहले मीनिंग अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं एंड देन आफ्टर 1 बाय 1 अगर हम लोग इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ही हम लोग को ये सेंस क्लियर होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नीट या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो ऑप्शंस आपको दिया जाता है उन सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे तरह पढ़ के उसका मीनिंग क्लियर करने के बाद ही करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होते हैं कि जो ऑप्शंस आपको दिया जाता है उसी ऑप्शंस में से 1, 2, 3 या फिर हो सकता है सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है या फिर आपको सारे में मार्क करना पड़ता है। इन दैट ऑफ द केसेस चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है एंड एंटीबायोटिक्स का इसमें क्या यूज होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। रिकॉम्बाइंड डीएनए का मतलब होता है 2 डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए का कॉम्बिनेशन, यानी कि रिकॉम्बाइंड करके हम एक नया स्पीसीज का नया डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, नया डीएनए कोड बनाते हैं। यानी कि 2 अलग अलग स्पीसीज के डीएनए के छोटे टुकड़े, एक स्पीसीज के डीएनए के टुकड़े दूसरे स्पीसीज में वेक्टर मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करके उसमें प्लाज्मिड डीएनए में कन्वर्ट करके उसमें फिक्स करने के बाद उस नए डीएनए को हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ क्या क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्चुअली आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ द मेडिसिन प्रोडक्शन, ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए, हेरिडिटरी डिफरेंट डिजीज को ओवरकम करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाता है उसमें इसके बारे में काफ़ी एलाबोरेट एक्सप्लेनेशन होते हैं। मेरे कमिंग वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब ये होता है रिकॉम्बाइंड डीएनए। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है? एंटीबायोटिक्स सिंपल एक ऐसा प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में इन रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। तो पहला ऑप्शन हमको दिया है टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री। दोस्तों वेन एवर डीएनए टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया फ्री मीडियम तो होता नहीं है, बिकॉज बैक्टीरिया को फाज वायरस या फिर या आपका इकोलाई बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया जो डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर, यानी कि 2 अलग अलग डीएनए स्पीसीज का डीएनए को स्पेसिफिकली ट्रांसफर, एक डीएनए से दूसरे डीएनए ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर डीएनए का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग बैक्टीरियल डीएनए का बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, तो ये बैक्टीरिया फ्री होते नहीं हैं। सेकेंडली सेकेंड ऑप्शन है तो डिटेक्ट अलाइन डीएनए। अभी अलाइन डीएनए होते क्या है दोस्तों? अलाइन डीएनए का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए, एक ऐसा प्रोटीन या स्पार्ट जेनेटिक कोड जो कि प्लाज्मिड डीएनए के अंदर में जो नया प्रोटीन जेनेटिक कोड नया प्रोटीन इंट्रोड्यूस होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये कि न्यू एंटीजन, न्यू एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम का जो न्यू सिस्टम जिस पर्पज से मानिए कि अगर डीएनए को ट्रांसफ़र किया गया है, प्लाज्मिड डीएनए में कन्वर्ट किया गया है, उस डीएनए का जो मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करना, या फिर कोई डिफरेंट प्लांट अगर प्लांट में होता है तो प्लांट्स बॉडी में जो डिजीज प्रतिरोध क्षमता उसको बढ़ाना, तो ये न्यू प्रोटीन्स को रिप्लिकेट करते हैं, बढ़ाते हैं। दैट इज अलाइन डीएनए। तो डिटेक्ट द अलाइन डीएनए को डिटेक्ट करना, हाँ ये हो सकता है। एंटीबायोटिक्स भी वही काम करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया यानी अदर्स बैक्टीरिया का फंक्शंस को स्टॉप करते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन में था टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट। दोस्तों ये स्टेटमेंट
कुछ हद तक सही था, लेकिन जैसे लास्ट वर्ड में होस्ट प्लांट मेंशन कर दिया गया, इसी की वजह से इस सेंटेंस को हम लोग सही आंसर में नहीं ले सकते। बिकॉज होस्ट से डीएनए, रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी नॉट ओनली फॉर द प्लांट, रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बोथ। सो इन दैट ऑफ द सेंस, अगर इस सेंस से हम लोग देखते हैं तो टू इम्पर्ट डीएनए रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट, ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड में, एज द सिलेक्टेबल मार्कर। ना ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अब सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है एक ऐसा जेनेटिक कोड या फिर ऐसा एक प्रोटीन जो कि हमारे जेनेटिकल कंडीशन को मतलब जेनेटिकल कंडीशन डोमिनेंट जीन के रूप में हमारे जेनेटिकल कोड में रहता है, और वो डोमिनेंट एबिलिटी को धीरे धीरे उसमें हमारे अंदर में जो ग्रो करते हैं अप्लाइड करने के लिए सिलेक्टिव पार्ट में जो हमारे डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है, उस चीज़ को धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इसको हम लोग सिलेक्टिव मार्कर, यानी उस पार्ट को हम लोग सिलेक्टिव मार्कर जेनेटिक कोड को कह सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सही ऑप्शन ढूंढने जाएं तो दोनों ऑप्शन हमको यहाँ सही मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दैट इज टू डिटेक्ट अलाइन डीएनए, एंड ऑप्शन नंबर 4 एज सिलेक्टेबल मार्कर। अब दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर मार्क करते समय में दोनों ऑप्शन को सही मार्क करते, या फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू डिटेक्ट अलाइन डीएनए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। यस, सही आंसर में दोनों ही आंसर करेक्ट है, यानी कि टू डिटेक्ट अलाइन डीएनए एंड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर भी वही होता है जो इम्पार्ट डीएनए डिजीज रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। ओके, डीएनए जेनेटिक कोड में जो पार्ट हमारे बॉडी के अंदर यानी कि प्लाज्मिक डीएनए में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग सिलेक्टिव मार्कर के रूप में ले सकते हैं। तो ये आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है। यस, क्या नेक्स्ट स्लाइड में है, अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एज वन ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट, जिन्होंने अपना कुछ ओपिनियंस रखे थे। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और ये इवोल्यूशन चैप्टर से इकोलॉजी चैप्टर से लिया गया, क्लास 12 का इकोलॉजी डेवलपमेंट चैप्टर से। यहाँ पर आपका जो हम लोग को जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें एक वर्ड कॉमन है जो कि है हमारे स्पीसीज रिचनेस। तो पहले जानते हैं ये स्पीसीज रिचनेस होता क्या है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है पर्टिकुलर एक एरिया में नंबर ऑफ द स्पीसीज। तब सपोज आप समझ सकते हैं कि एक इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके पास 2 प्लॉट दिया गया, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी। अगर आप प्लॉट ए में आपको 24 डिफरेंट स्पीसीज है और प्लॉट बी में आपका मानो 64 न्यू स्पीसीज, आपका 64 स्पीसीज है, तो ऑटोमेटिकली प्लॉट ए में अगर 24 स्पीसीज है डिफरेंट स्पीसीज, और प्लॉट बी में अगर 64 डिफरेंट स्पीसीज है, तो प्लॉट बी ज़्यादा स्पीसीज एनरिच हो, ज़्यादा स्पीसीज होते हैं। दैट मीन्स कोई एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में कोई भी ऐसा लेवल है, टॉपिक लेवल हो सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट में, या फिर प्लेटू में, या फिर आर्टिक लेवल, कोई भी लेवल में, तो कोई भी टॉपिक लेवल पे अगर जिस लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज सर्वाइव करते हैं, आई होप अंडरस्टैंड। सो पर्टिकुलर उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज एनरिच, स्पीसीज रिचनेस। अब इस स्पीसीज रिचनेस से बायोडाइवर्सिटी का डिफरेंस है। बायोडाइवर्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग काउंट करते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म मेजर करते हैं ओवरऑल। और स्पीसीज एनरिच में हर एक स्पीसीज मतलब सपोज मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर फिर से बोलूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपका 24 स्पीसीज है, तो 24 डिफरेंट स्पीसीज कितने ज़्यादा आपके उस पर्टिकुलर एरिया में है, और कंपेरेटिवली दूसरे एरिया में वो सारे स्पीसीज कितने नंबर पे है, ये दोनों कंपेरेटिव नंबर से तो हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। तो स्पीसीज एनरिच और स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द एक्सप्लोरेशन। अगर एरिया का एक्सप्लोरेशन इंक्रीज किया जाता है तो स्पीसीज रिचनेस घटेगा। ये तो संभव नहीं है, बिकॉज जितना एरिया बढ़ेगा
हो सकता है स्पीसीज का रिचमेंट ज़्यादा हो या फिर कम हो, बोथ प्रोबेबिलिटीज आर देयर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का ओपिनियन ये हो भी नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या था? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में, सपोज 1 एकड़ एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीसीज इंक्रीज हो रहा है या जो भी नंबर ऑफ द स्पीसीज है, मैं मान लेती हूँ 10 स्पीसीज वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं डिफरेंट। अब ये 10 स्पीसीज का एक पर्टिकुलर लिमिट होगा। 10 स्पीसीज में से कोई भी एक स्पीसीज बहुत हाईली वहाँ पर रिप्रोड्यूस करके या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर अगर प्रोडक्शन करते हैं, ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द अदर स्पीसीज जो है उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज सेम इकोलॉजिकल सिस्टम में, सेम प्लेस में हम लोग एनर्जी, फूड, प्लेस, शेल्टर सबको यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पे। तो ये जो है पर्टिकुलर लिमिट, ये लास्ट वर्ड जो दिया है ओनली अप टू अ लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंक्रीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसमें ये प्रोबेबिलिटीज है, ये सही आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया एक्सप्लॉइटेड। नहीं, स्पीसीज रिचनेस के साथ एरिया एक्सप्लॉइट होने का रिलेशन है, क्योंकि अगर एरिया एक्सप्लॉइट होगा और अगर वेदरिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एडेप्टेशन एनवायरनमेंट ये सब सही रहता है, तो नंबर ऑफ द स्पीसीज स्लोली अगर 24 स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो 24 स्पीसीज इक्वली दूसरे एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। तो रिलेशन तो है, नो रिलेशनशिप नहीं हो सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 3 भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन था स्पीसीज रिचनेस goes on increase with the increasing of the area exploration। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये पार्शियली मैं सही मान सकती हूँ कि हाँ, अगर एरिया का एक्सप्लोरेशन होते हैं तो स्पीसीज भी एनरिच करेगा, बट यहाँ पर एक कंडीशन आता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल के दिया ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में नॉर्मल ट्रॉपिकल एरिया में जितना ज़्यादा स्पीसीज होते हैं, एरिया के इंक्रीज होने पे आप सोच सकते हो आर्टिक जोन में या फिर हमारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में एरिया इज वेरी ब्रॉड बट द नंबर ऑफ द स्पीसीज इज वेरी लो, और यहाँ पर हम लोग 0 मान सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस 0 हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज द क्लाइमेटिक डिसऑर्डर, क्लाइमेट। तो ये चीज़ इस ऑप्शन नंबर 4 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। स्पीसीज रिचनेस गोज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एरिया एक्सप्लोरेशन। एरिया एक्सप्लोरेशन के साथ स्पीसीज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रॉपर एडाप्टेशन फील्ड, ये सारा चीज़ सही है कि नहीं। सो ये क्वेश्चन भी पार्शियली ट्रूथ है, यानी कि बिल्कुल सही नहीं मान सकते। तो अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उनके हिसाब से स्पीसीज रिचनेस एक एरिया में तभी हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ द स्पीसीज एक एरिया में पर्टिकुलर वे में इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही करते हैं, यानी कि सही आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। एक पर्टिकुलर लिमिट से ही एक एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एनरिचमेंट या डेवलप हो सकते हैं, अनलिमिटेड पॉसिबल नहीं है। चलिए रुक करते थर्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। दोस्तों, विंड पॉलिनेटेड, ये तो हमारे पॉलिनेशन 2 टाइप से होता है, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो वैराइटीज ज़्यादा नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जो होता है उसमें विंड पॉलिनेट वेरियस टाइप ऑफ द एजेंट, उनमें से वाटर, एयर, डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स, तो डिफरेंट एजेंट्स में विंड भी एक एजेंट होता है जो पॉलिनेशन में प्लांट को मदद करते हैं। तो ये पार्ट जो है विंड पॉलिनेटेड प्लांट का जो कुछ स्पेशलिटी होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें से एक होता है यस, वेल एक्सपोज्ड स्टिमेन एंड स्टिग्मा। प्लांट बॉडी में जो स्टिमेन और जो स्टिग्मा होता है वो काफ़ी एक्सपोज होते हैं, यानी कि खुला एयर में फ्लोट कर सकते हैं, खुले हुए हम उसको देख सकते हैं।
देख सकते हैं, मतलब वो मूव कर सकता है, बहुत ज़्यादा वेट में लाइट होता है, एयर से मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। यहाँ एक्सपोज का मतलब है वो कवर अप नहीं रहता है किसी चीज़ से, कोई भी अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। सेकेंड पार्ट है मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एक ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स तो प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज जो हमारे स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा पार्ट काफ़ी फेदरी होते हैं, यानी कि बहुत ही लाइट होते हैं, पंखुड़ी जैसा होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं एयर में। और वो नॉन स्टिकी जो पोलन ग्रेन्स है, यानी कि मेल सेक्स सेल्स है, उसको बहुत जल्दी उसको अगर कांटेक्ट में आता है तो तुरंत फर्टिलाइज्ड होते हैं। इसमें मेनी ओव्यूल्स प्रोड्यूस नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन था द फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर। यस, ये भी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है विंड पॉलिनेटेड का, बिकॉज अगर वो बहुत ब्राइट कलर होते हैं एंड तो वो उसके लिए विंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसेक्ट या अदर्स एनिमल्स, सॉरी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको पॉलिनेट करने में। तो ये तो बिल्कुल सही है, प्लांट का फ्लावर जो स्मॉल होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। मैंने अभी कहा पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होते हैं और बहुत ही हल्का होते हैं। तो क्वेश्चन में था विच इज़ इनकरेक्ट, तो सही आंसर है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में जो सही आंसर है वो हो गया आपका मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। ये गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल नहीं होता है। मेनी ओवरीज मेनी ओव्यूल्स प्रोडक्शन नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया था। 2014 का 2021 का ये नीट क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। और उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड में कुछ फैमिलीज के बारे में, सिलेक्टिव कुछ फैमिलीज के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़े हैं, जिसमें आपका सोलानेसी फैमिली हो गया। सोलानेसी फैमिली में जैसे हो गया पिटूनिया फ्लावर, फिर आपका लिलिएसी फैमिली, और लिलिएसी फैमिली में ओनियन फ्लावर, प्याज के फूल। फिर पी फैमिली में हम लोग पढ़े थे, फेविएसी फैमिली, पी फैमिली का बारे में पढ़े थे। तो डिफरेंट फैमिलीज प्लांट फिजियोलॉजी में डिफरेंट फैमिलीज का फ्लावर का जो फॉर्मूला, फ्लावर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? फ्लावर फॉर्मूला का मतलब होता है एक फ्लावर जो प्लांट में ग्रो कर रहे हैं, उस फ्लावर का रिप्रोडक्टिव डिफरेंट पार्ट्स, एक्सेसरी पार्ट्स, और उसके चारों ओर जो और डिफरेंट अदर्स पार्ट्स जो फ्लावर के साथ रिलेटेड है, इन सारे पार्ट्स के सीक्वेंस कैसे अरेंज होकर रहते हैं, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला को जानने के लिए सब जो चीज नॉर्मली मैं फ्लोरल फार्मूला के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, आई होप आप लोग को उस वीडियो से मैं सारे पार्ट्स को बहुत एलेबोरेट एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे रेस्पेक्टिव में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फ्लोरल फार्मूला में आपको जो बेसिक चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। पहले तो याद रखना है कि कोई भी लीफ पार्ट्स फ्लावर की प्लांट की बॉडी में कोई भी लीफ पार्ट जो है वो मॉडिफाइड होकर फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि अगर लीफ पार्ट मॉडिफाइड होकर फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट को, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर ही होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट्स। क्लियर? यानी कि ब्रैक्ट्स है कि अगर ब्रैक्ट्स होते हैं तो उसके आगे हम लोग BR लगाएंगे सबसे पहले, एंड अगर नहीं होते हैं तो BR नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक है। यानी कि अगर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कोई भी फ्लावर को अगर इमेजिनरी आप उसका मिडिल से चारों ओर अगर उसको सेक्शन करते हैं तो सारे पार्ट जो है आपका सिमेट्रिक आएगा, यानी कि मिडिल से सारे पार्ट्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। इस टाइप का फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है अगर मिडिल से आप फ्लावर को सेक्शन करते हो, इमेजिनरी अगर सेक्शन करते हो, तो वो फ्लावर्स का सारे पार्ट्स इक्वल नहीं आएगा, यानी कि नॉन सिमेट्रिक रहेगा। इन दैट ऑफ सेंस परसेंटेज साइन आपको जाइगोमॉर्फिक एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राउंड शेप के अंदर भी प्लस साइन, इसको यूज करते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले मुझे लिखना है ब्रैक्ट्स है या नहीं, उसके बाद मुझे लिखना होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक है, एंड देन आफ्टर मुझे लिखना पड़ता है कि फ्लावर का सेक्स, यानी कि ये बाइसेक्सुअल है
ये या फिर होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मतलब कोई सिंगल सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल है या बाइसेक्सुअल, ये तीनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, तो उसको मेंशन करना पड़ता है। एंड उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं उसका कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग के से डिनोट करते हैं, हालांकि इंग्लिश स्पेलिंग सी से होता है लेकिन उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स और या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। क्लियर, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है सेपल्स, कैलिक्स। उसके बाद कोरोला, कोरोला या फिर कार्पेल। कार्पेल मतलब उसका जो कलरफुल पेटल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। सो ओके, नेक्स्ट होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब इसका कितना नंबर होते हैं उस नंबर को बेस पे हम लोग लिखते हैं। एंड उसके साथ और एक होता है पेरियंथ बोल के। पेरियंथ का मतलब होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के बॉडी में एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस दिया हुआ है उस ऑप्शंस को देख के आपको पता करना होगा कि ये जो फ्लावर्स है, लिलिएसी फैमिली का जो फ्लावर्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको सारे ऑप्शन से ऑटोमेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पहला ऑप्शन दिया है उसमें जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो है, सॉरी कोरोला जो है वो 1+2+2 और सेकेंड 2 को ब्रैकेट, मतलब पहला एक कोरोला ओपन रहता है, सेकेंड 2 और उसको कवर करके रहते हैं, और लास्ट 2 जो कोरोला रहते हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए 2 को कवर करके रखा है। एंड्रोशियम जो है वो 9+1, 9 कवर में, यानी कि 9 एंड्रोशियम पार्ट्स जो रहते हैं वो एक साथ में जुड़ा हुआ रहता है, एक सेपरेट रहता है। और लिखा है गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर है। सुपीरियर रहने से नीचे में एक बार होता है, अगर इंफीरियर होता है तो ऊपर में बार होता है। सुपीरियर मतलब 1, एक ही गाइनोशियम और सुपीरियर होता है। तो ये लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लिलिएसी फैमिली का फ्लावर होता है आपका बाइसेक्सुअली होते हैं, लेकिन वो जाइगोमॉर्फिक नहीं होते हैं, वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं लिलिएसी फैमिली, एंड उसमें ब्रैकेट्स रहते हैं। तो दोस्तों अगर जो ऑप्शंस मुझे दिया गया है उसमें से थर्ड ऑप्शन जो है, उस ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ब्रैकेट ब्रैक्ट BR लिखा है, देखिए उसमें ब्रैक्ट्स है। राउंड के अंदर में प्लास दिया हुआ है, दैट मीन्स वो एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके ऊपर सेकेंड पार्ट जो बहुत अच्छे से समझ में आप लोग का है वो है आपका बाइसेक्सुअल है। एंड नेक्स्ट जो है वो है पेरियंथ एंड एंड्रोशियम, जिसमें हमको अलग से कैलिक्स और करोला नहीं सिंबलाइज किया गया। पेरियंथ के साथ एंड्रोशियम ये जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि एंड्रोशियम और पेरियंथ जो एक साथ में जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइलस। क्लियर, एंड्रोशियम के साथ अगर पेरियंथ जुड़े हुए रहते हैं उसको एपीफाइलस कहते हैं, और अगर क्या कोरोला के साथ एंड्रोशियम जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग एपिपेटलस कहते हैं। तो यहाँ एपीफाइलस होते हैं, लिलिएसी फैमिली का जो फ्लावर है तो एपीफाइलस फ्लावर होते हैं। और इसके साथ जो एंड्रोशियम पार्ट होता है वो एंड्रोशियम पार्ट 3+, यानी कि 3 एंड्रोशियम, 3 अलग अलग एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ ओपन रहते हैं, लेकिन 3 एक साथ में रहते हैं, उसके साथ नेक्स्ट 3 अलग एक साथ में रहते हैं। क्लियर। और इसके जो गाइनोशियम होते हैं वो सुपीरियर गाइनोशियम होता है। यहाँ जी के नीचे डैश देना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया, लेकिन उस गाइनोशियम जो है तो सुपीरियर गाइनोशियम होते हैं और उसके 3 गाइनोशियम का पार्ट एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यस वो है ऑप्शन 3। यानी कि अगर आपको कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला निकालना होता है तो सबसे पहले वाला पार्ट देख के आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे लिलिएसी फैमिली का पहला पार्ट में मैंने कहा उसमें ब्रैक्ट्स यानी ब्रैकेट रहते हैं। ब्रैक्ट्स इज नथिंग, इज अ लीफ पार्ट, लीफ मॉडिफाइड पार्ट। पत्ते का एक मॉडिफाइड रूप होता है जो प्लांट के सारे फ्लावर के सारे पार्ट्स को होल्ड करके रखते हैं, सो रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो ब्रैक्ट्स लिलिएसी फैमिली में होता है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। 15 नंबर क्वेश्चन आया था, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA a nitrogenous base is linked to the OH of। पहले तो जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA होता क्या है। डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, 2 तरह का डायग्राम में मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। एक डायग्राम जो ब्लू और द रेड कलर्स में है, जिसपे हम दिखा रहे हैं कि स्पाइरल वे में एक ही DNA का 2 स्ट्रेन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वेरी सिंपल, स्पाइरल वे में यानी कि लैडर के शेप में
दो डीएनए स्पाइरल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बीच में जो GC T8 AT GC ऐसे दिख रहा है वो है नाइट्रोजन बेस, यानी कि गुआनोसिन, साइटोसिन एंड देन आफ्टर थियामिन, एडेनिन, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है वो पार्ट आपको वहाँ शो कर रहा है। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में, यानी कि दूसरे पार्ट में, जिसमें मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर दिखाया। अब न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? पहले मैं बता दूं, डीएनए है एक मैक्रोमोलिक्यूल। डीएनए को हम लोग एक मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफी बड़ा होते हैं। ओके, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था उसके बेसिस पे अगर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वर्ड का मतलब होता है डीएनए के अंदर में 3 एसेंशियल चीज होते हैं। एक होता है आपका एक वो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, सेकेंड होते हैं आपका एक पेंटोज शुगर। ओके, पेंटोज शुगर क्या होते हैं आपको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें आपको मैं बताऊंगी शुगर का वेरियस मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो इसमें मैंने आपको बताऊंगी कि पेंटोज शुगर क्या था। यहाँ पर फिलहाल आप जान के रखिए कि 5 कार्बन बेस्ड जो शुगर है पेंटोज शुगर, राइबोज, डेक्सट्रोज, ये है पेंटोज शुगर। ओके, एंड उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू 2 नाइट्रोजन बेस दोनों साइड से लैडर ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ रहता है। यहां आप देख रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक में एंड है 5 प्राइम, लास्ट में है 3 प्राइम, दूसरे में 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम अलग, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो स्पाइरल है, दोनों जो स्पाइक है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब जुड़ते कैसे हैं, मैं इसलिए आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज डायरेक्ट अगर मैं OH के लिंक के बारे में आप जानने जाओगे तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज OH लिंक यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। कितना OH में ज्वाइन होता है, जबकि मेरा ऑप्शन में मुझे पेंटोज शुगर के ऊपर ही पूछा गया है जिसमें कि एक ही पेंटोज शुगर से ज्वाइन होते हैं, लिंक होते हैं। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में अपने दिमाग में आइडिया रखती हूँ तो आगे चल के इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आंसर कर सकूंगी। तो चलिए देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरी शॉर्ट वे में मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ। मेरे कमिंग वीडियो में मैं डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, एक पेंटोज शुगर और एक लैडर में एक नाइट्रोजन बेस, दूसरे लैडर में दूसरे नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है। ये ज्वाइनिंग जो होता है वो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू ज्वाइन होता है जिसमें कि OH मॉलिक्यूल जो OH जो ग्रुप आपको दिख रहा है उसमें OH और एक हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म करके निकल जाते हैं, वो जो रह जाता है वो दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड के बात में करें, एक होता है प्यूरिन बेस, एक होता है पायरिमिडिन बेस। तो प्यूरिन बेस जो होता है वो हो गया आपका 2 कार्बन नाइट्रोजन बेस, जो आपको पिक्चर में देख रहा है जहां पर A लिखा है वो 2 कार्बन नाइट्रोजन में, दोनों पेंटोज शुगर के हिसाब से या 9 कार्बन मॉलिक्यूल उसमें रहता है, 2 कार्बन नाइट्रोजन 1 बेस, एडेनिन एंड गुआनिन। ये 2 होता है 2 कार्बन नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, एंड 1 कार्बन नाइट्रोजन बेस जो होता है वो होता है आपका थियामिन, यूरोसिल एंड साइटोसिन। ये यूरोसिल यहाँ पर नहीं है, यूरोसिल होता है RNA में रहते हैं इन प्लेस ऑफ साइटोसिन। ये डीएनए स्ट्रक्चर है तो डीएनए में साइटोसिन होता है। तो थियामिन एंड साइटोसिन जो होते हैं वो आपका पायरिमिडिन बेस में होता है। तो पायरिमिडिन जो है वो 1 नाइट्रोजन बेस, 1 कार्बन नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत ही क्लियर देखने को मिल रहा है कि एडेनिन के साथ थियामिन, यानी कि एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन एक 2 बॉन्ड से जुड़ते हैं, और सेकेंड में जस्ट ऑल्टरनेटिवली गुआनिन के साथ साइटोसिन 3 बॉन्ड्स फॉर्म, 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में नाइट्रोजनस जो बेस है वो OH से जुड़ने वाले कितने पेंटोज शुगर होते हैं दोस्तों? दोनों ही साइड में हर एक लैडर का स्ट्रेट में, हर एक लैडर का एक एक पार्ट में एक ही पेंटोज शुगर से, यानी कि 1 प्राइम कार्बन पेंटोज शुगर से वो जुड़ते हैं। सो सही आंसर क्या होगा? In the polynucleotide chain of the DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of 1 prime carbon pentose sugar. ऑप्शन 4, 2, 3 या 5 नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ग्लाइसिन मैक्स द प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स ऑफ अदर पार्ट एज। तो यहाँ ग्लाइसिन मैक्स एक्चुअली सोयाबीन का
नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। तो सोयाबीन के अंदर में जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं जो नाइट्रोजन को, एयर का नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं रूट में नोड्यूल्स के फॉर्म में, बिकॉज लिगुमिनेसी फैमिली का सारे प्लांट्स जो होता है उनके रूट्स में नोड्यूल फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने पी में हम लोग पढ़े हैं राइजोबियम रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वो एयर का नाइट्रोजन को ग्रैब करते हैं, यानी कि उसको पकड़ते हैं, आई मीन एब्जॉर्ब करके सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह ग्लाइसिन मैक्स जो होता है वो द प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट नोड्यूल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनके होते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका यूरेडाइज। ओके, व्हाई इट इज? बिकॉज एमोनिया जो है एमोनिया फॉर्म में नहीं होता है ये फिक्सेशन। ग्लूटामेट फॉर्म में भी ये नहीं होता है। ओके, आ जाता है नाइट्रेट्स। नो, नाइट्रेट्स फॉर्म में भी ये नहीं होता है। आपका यूरेडाइड्स फॉर्म में ये नोड्यूल्स में फिक्स्ड होते हैं एंड नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर। यस, द आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 17। Yeah, so number 17 में the number of the contrasting characters studied by the Mendel for his experiment was। ना यहाँ पर मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम लोग ये क्वेश्चन हमारा जेनेटिक्स से लिया गया है। जेनेटिक इनहेरिटेंस में हम लोग सब कुछ जानते हैं। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड डिफरेंट क्रॉस किए थे पी प्लांट के ऊपर, उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिया था, यानी कि पी प्लांट के स्ट्रक्चर के ऊपर, पी यानी कि उसके पॉट शेप, उसका पॉट का कलर, उनका प्लांट का फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का शेप, फ्रूट्स का कलर, फ्रूट का शेप। तो इन डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने वेरियस टाइप ऑफ द टेस्ट किए थे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। यस, द करेक्ट आंसर इज 7, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। या अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स to kinetochore of the chromosomes become evident in। तो ये तो आपका सेल डिवीजन चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन को। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन में, यानी कि सोमैटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन में 4 स्टेज होते हैं सेल डिवाइड होने के लिए। एक स्टेज में जो मेरा डायग्राम में मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, आप देख सकते हो चारों स्टेज को मैं अलग अलग रखी हूँ यहाँ पर। एक स्टेज में क्रोमाटिन फाइबर क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। दूसरे स्टेज में वो सारे क्रोमोसोम हॉरिजॉन्टली एक रो में आते हैं। एंड दूसरे स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन वो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में ही शुरू हो जाता है। सेकेंड फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट होके वो अरेंज करते हैं क्रोमोसोम को हॉरिजॉन्टली। एंड उसके बाद थर्ड फेज में क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट होने लगते हैं। एंड फोर्थ फेज में वो लोग जो स्प्लिटिंग क्रोमोसोम है दोनों पोल में वो मूव कर जाते हैं। दैट इज द कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन पार्ट। साइटोकाइनेसिस पार्ट में सेल प्लांट के लिए सेल प्लेट फॉर्मेशन करेगा एंड आपका एनिमल्स के लिए सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट काइनेटोकोर में क्रोमोसोम में कहाँ एविडेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक्सप्लेनेशन के थ्रू मेटाफेज, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू होता है प्रोफेज फेज में, कंप्लीटली स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन काइनेटोकोर का क्रोमोसोम के ऊपर हो जाता है मेटाफेज में। क्लियर? एंड एनाफेज के टाइम में स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्रोमोसोम जैसे अलग होने लगता है, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे अबलाइश होने शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, यस, दिस इज मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में पहले हम लोग देख लेते हैं कॉलम 1 में क्या क्या दिया है एंड कॉलम 2 में। तो यहाँ पर देखते हैं हार्बीवोरस, जिसके रेस्पेक्टिव में आपको ऐसे तो हार्बीवोरस बहुत सारे है, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स लिखा गया है। माइक्रोराइजा प्लांट, शीप कैटल एंड ऑर्किड ट्री। तो दोस्तों अगर इस मैचिंग को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसके रेस्पेक्ट कोरस्पॉन्डेंस में जो ऑप्शंस आपको दिया उनका मीनिंग क्या है। यानी कि हार्बीवोरस का कोरस्पॉन्डेंट में आपको ऑप्शन दिया कॉमेंसलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमेंसलिज्म? इन बायोलॉजिकली हम लोग बता सकते हैं कॉमेंसलिज्म मतलब 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो रहने के लिए या एक ही जगह पे दोनों स्टे तो करते हैं, लेकिन ना तो किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ही किसी से कोई हेल्प लेते हैं। यानी कि म्यूचुअली नहीं रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं है।
जबकि वो लोग रहते साथ में हैं लेकिन कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दैट इज द कॉमेंसलिज्म प्रोसेस। नाउ सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया गया है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भी कॉमेंसलिज्म के जैसे ही होते हैं, लेकिन म्यूचुअलिज्म में डिफरेंस यही है कि एक दूसरे के साथ लेन देन रखते हैं, यानी कि गिव एंड टेक पॉलिसी। मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, तुम मुझे कुछ दो। दैट इज म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप। ओके, ना नेक्स्ट थर्ड में दिया है प्रेडेशन। प्रेडेशन मतलब है कंप्लीटली डिपेंड हो जाना किसी चीज के ऊपर, या फिर उस चीज से हम कोई चीज न्यूट्रिशन हो या कोई भी चीज हो जो कंप्लीटली उससे हम लेते हैं, बदले में उसको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं उसका हार्म भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नुकसान भी नहीं कर रही। प्रेडेशन। नाउ कंपटीशन। कंपटीशन मतलब आपको समझ में आता है, कंपेयर ईच अदर। तो अब ये अगर चारों वर्ड का मीनिंग है, इसके रिस्पेक्टिव में करेक्ट आंसर में कौन जाता है? हार्बीवोरस। दोस्तों हमारे न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं दो टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफस एंड हेटेरोट्रॉफस। ऑटोट्रॉफस एक अपने से खाना बनाते हैं, अपने से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रैप द एनर्जी, सन एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफस। और उसके छोड़कर जो भी आते हैं सारे हेटेरोट्रॉफस यानी कि ऑटोट्रॉफस पे डिपेंड है। अगर यहाँ पर हार्बीवोरस प्लांट्स में भी दिया गया है तो भी हार्बीवोरस जो है वो अगर प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा भी प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि उनसे फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स यानी एनर्जी गेन करते हैं, तो हम लोग उसको हार्बीवोरस में रखेंगे। यानी कि हार्बीवोरस के साथ हम लोग इसको लेके चलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन के साथ वो मैच करते हैं, चलिए देखते हैं। यस, ये आपका मैच करता है। हार्बीवोरस जो है नंबर 3 यानी प्रेडेशन के साथ मैच कर रहा है हार्बीवोरस, यानी कि दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होना या फिर उससे कुछ लेना। अब माइक्रोराइजा जो प्लांट है, माइक्रोराइजा एक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में रहता है। जैसे कि हम लोग माइक्रोराइजा, लीचन इज द एग्जांपल ऑफ द माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजेटिक प्लांट मतलब इस टाइप में लीचन में एल्गी एंड द फंगी दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करते, एक दूसरे को एल्गी फंगी को शेल्टर देते हैं, फंगी एल्गी से एक फूड शेल्टर के लिए, एक फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म रहते हैं। ओके, तो लीचन इसका एग्जांपल है माइक्रोराइजेटिक प्लांट के हिसाब से। तो ये इसमें म्यूचुअलिज्म ये ऑप्शन सही बैठते हैं। अब शीप और द कैटल अगर हम लेते हैं, शीप और कैटल या फिर कोई भी लिविंग नॉट्स एनिमल्स में अगर हम लोग आते हैं तो उसमें आपको कंपटीशन तो होगा ही, बिकॉज उसमें एक दूसरे के पर्टिकुलर एरिया में रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे में कंपटीशन होते रहते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट डार्विनिज्म के हिसाब से। तो इस वर्ड को हम लोग कंपटीशन के साथ ले सकते हैं। एंड नंबर डी जो है ऑर्किड ऑन द ट्री। दोस्तों ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जो कि सपोर्ट ग्रो करके फ्लरिश होने में, फ्लावर के लिए में वो सपोर्ट तो दूसरे प्लांट का लेते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचाता है वो। ओके, दैट मीन्स ये कॉमेंसलिज्म रिलेशनशिप में आएगा। सो इस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो बेस्ट आंसर जो हम लोगों का हो रहा है, यानी कि बेस्ट मैचिंग जो हो रहा है, तो वो हो रहा है दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं, वो आपका आ रहा है यहाँ पर नंबर 2, यानी कि यस, ए हार्बीवोरस आपका आ रहा है प्रीडेटर्स, नंबर बी माइक्रोराइजा आ रहा है आपका 2 म्यूचुअलिज्म, नंबर सी शीप आपके आ रहा है 4 कंपटीशन एंड ऑर्किड आ रहा है कम्युनिशलिज्म। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगल इन एगवा इज, अब ये एगवा है क्या? ये एक ज़ेरोफाइटिक प्लांट है। ओके, एक कांटेदार, इसे प्लांट का जो लीफ होता है वो काफ़ी स्पिन रहते हैं, उसमें स्पाइन रहते हैं, उसमें कांटा रहता है। ठीक है, उसको कांटे फ्लावर भी हम लोग, कांटे प्लांट भी हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो इसका जो वेजिटेटिव प्रोपगल, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगल का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं उसको उसका जो मोड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो है बल्बिल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 bulbil। यस, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द एगवा इज अ bulbil। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का। मैच द फॉलोइंग: एक्यूपोरिन, एस्पर्जिन, एब्सिसिक एसिड एंड काइटिन। ये भी आपका डिफरेंट नंबर्स में से आ रहे हैं। तो एक्यूपोरिन्स जो है ये एक लेयर है, ये एक मीडियम, नॉट लेयर, मीडियम है। कोई भी लिविंग सेल, स्पेशली अगर हम लोग
प्लांट सेल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैं एक्सप्लेन किया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें प्रोटीन जो है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर के थ्रू एक लेयर से, एक सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल मेम्ब्रेन एंटर करते हैं, तो वहां पर एक्यूपोरिन वर्ड्स इज एप्रोप्रिएट. एक्यूपोरिन इज अ मीडियम, द वाटर चैनल, और वाटर कैरी द प्रोटीन इन थ्रू ऑफ द चैनल. ओके, वाटर प्रोटीन चैनल जो होते हैं उसको एक्यूपोरिन कहते हैं. तो ये होता है, अगर प्रोटीन वर्ड आ रहा है तो इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड में रख सकते हैं. चलिए देखते हैं आगे क्या है. एस्पर्जिन. दोस्तों एस्पर्जिन जो है वो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम है. एस्पर्जिन 20 एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में, सॉरी 20 अमीनो एसिड में से 10 जो है एसेंशियल है और 10 जो नॉन एसेंशियल है, उसमें से एस्पर्जिन भी एक है. तो प्रोटीन, ये डायरेक्टली प्रोटीन ही है. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन है, तो इसको हम लोग एमाइड के साथ लेके चल सकते हैं. एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन फॉर प्लांट. क्यों मैंने इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा? बिकॉज हम लोग ह्यूमन बॉडी में जानते हैं एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनलिन हार्मोन जो सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी की, जो स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं. एब्सिसिक एसिड ऐसे प्लांट का बॉडी में शीट डॉर्मेंसी, फ्लावरिंग, ये सब चीज़ को, या फिर एडरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाइमेट पे प्लांट को स्टे करने में, वहाँ पर प्लांट को ग्रो करने में, सर्वाइव करने में भी हेल्प करती है हार्मोन. सो एब्सिसिक एसिड ये एक हार्मोन्स का नाम है. ओके, अब काइटिन जो हो गया, काइटिन हो गया आपका एक पॉलीसैकेराइड, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है जिसका लॉन्ग चेन होते हैं. पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इसमें इसका करेक्ट आंसर हम लोग ले सकते हैं 1, यानी कि ए. एक्यूपोरिन, मैंने अभी भी कहा एक्यूपोरिन जो है उसको पॉलीपेप्टाइड में हम लोग डाल सकते हैं एक्यूपोरिन को, बिकॉज वो एक वाटर प्रोटीन चैनल हो सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं. नंबर बी को मैंने बहुत बोला था एमिड में डाल सकते हैं. एस्पर्जिन यानी कि एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो इसको हम लोग एस्पर्जिन में, एमिड में डाल सकते हैं. सेकेंड नंबर सी जो है उसको मैंने पॉलीसैकेराइड में डाला. काइटिन मैंने अभी जस्ट बोला, काइटिन जो है वो पॉलीसैकेराइड में आएगा बिकॉज उस लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोहाइड्रेट का. एंड पॉलीसैकेराइड में. एंड नंबर डी जो है वो काइटिन जो है पॉलीसैकेराइड में, एंड एब्सिसिक एसिड जो है वो कैरोटीनॉइड्स में. ओके, तो ये जो तीनों अलग अलग 4 अलग अलग डिफरेंट मैचिंग्स थे. इसका सही आंसर होगा नंबर 1, दिस मैचिंग. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, that which of the following element helps in maintaining the structure of ribosome? दोस्तों हम लोग सब जानते हैं राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बॉडी में एसेंशियल यानी मैक्रो एलिमेंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. मेरे ऑप्शन यानी नीट के जो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है उसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम. जिंक, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम को एलिमेंट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग नहीं रख सकते. कुछ हिस्से में जिंक आते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मैग्नीशियम इज द मोर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो काफ़ी हद तक प्लांट बॉडी में, इवन प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल का एंड राइबोसोम का फॉर्मेशन के लिए तो मैंडेटरी है. इवन एनिमल बॉडी में भी इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है मैग्नीशियम का. तो यहाँ राइबोसोम के स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम मॉलिक्यूल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम. यस, दैट इज मैग्नीशियम. दिस स्लाइड. द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन? This kinetin word actually related with hormone, plant hormone. साइटोसिन और ऑक्सिन, ये दोनों हार्मोन का रेशियो प्लांट की बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस. मॉर्फोलॉजिकल चेंज मीन्स एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो डेवलपमेंट होते हैं टिश्यू कल्चर के टाइम में, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज कहा जाता है. तो उस चीज़ को काइनेटिन वर्ड से रिलेटेड. काइनेटिन वर्ड ये सारे चेंज यानी कि हार्मोन आपका ऑक्सिन हार्मोन एंड साइटोसिन हार्मोन के ऊपर, ये रेशियो के ऊपर जो एक थीसिस, जो एक पोस्टुलेट हम लोग को मिला था, उसके लिए जो दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे वो है स्कॉग एंड मिलर. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. रेस्ट ऑफ द टू डार्विन रिलेटेड विथ इवोल्यूशन. ओके, एंड द वेंट एंड द कुरोसावा इज नॉट रिलेटेड विथ दिस पर्टिकुलर वर्ड.
ओके, वेंट इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु केमिकल सिग्नल ऑफ प्लांट बॉडी के ऊपर उन्होंने थीसिस किया था। एंड कुरोसावा जो है उनका इस वर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज दिस इज द पर्सन क्योर कुरोसावा। उनका एक्सपेरिमेंट था पैरा सम घोस्ट मैटर, हमारे जो न्यूरॉन के अंदर में डिफरेंट टाइप के चेंज होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं डरावना, इस फीलिंग्स के ऊपर उन्होंने, तो इस वर्ड के लिए करेक्ट आंसर आपका हो गया स्कोग एंड मिलर। आई थिंक आप लोगों को आज मैंने जो 23 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझने में आप लोगों के पास ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड आगे भी मेरा वीडियोस में मैं नेक्स्ट और जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, और भी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, उन लोग के लिए हर चीज़ डेप्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो के कि क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस का मीनिंग विदाउट जाने आंसर को टिक करना सही नहीं होता है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरा आगे का जो वीडियोज़ आएगा उसका अपडेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।